अस्सलामुअलैकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यू पाकिस्तान में आप तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज और प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात करेंगे सैलाब मुतासरीन के हवाले से। कितनी बड़ी एक आफत हमारे मुल्क पर इस वक्त आई है और जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी मुश्किलात का जो हल है वो निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, ऑल पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एंड डेंटल एसोसिएशंस की जानिब से मुल्की सतह पर इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तानियों के जज्बे की बात की जाए, उनमें हमदर्दी के हवाले से बात की जाए तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को दुनिया भर में इंसान दोस्ती और बेलौस रजा करारा खिदमात के लिए जाना जाता है। और जब भी मुसीबत अपने हम वतनों पर आई है, हमारे वतन के बहन भाइयों पर आई है, तो फिर कोई छोटा बड़ा अमीर गरीब पीछे नहीं रहता है। और इस वक्त भी हमारे वतन अजीज को इस बदतरीन सैलाबी जो सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है, हमारे बहन भाइयों को जो कि सैलाब मुतासरीन हैं उनको हमारी ज़रूरत है। इस आफत की घड़ी में हमें अपने हम वतनों को इमदाद पहुंचाने के लिए एप्सेप और पामी ने सुपीरियर फाउंडेशन के ताउन से मिशन एसार फ्लड रिलीफ फंड कायम किया है। और जितने लोग इस वक्त मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, आप तमाम लोगों से भी मेरी ये गुजारिश है कि इस इमदादी मिशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान जो मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करवाऊं। डॉक्टर अब्दुल बासित, प्रेसिडेंट फेडरल चैप्टर एप्सेप, और मिस्टर शकील रोशन हमारे साथ मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी बलूचिस्तान एप्सेप। बहुत शुक्रिया मौजूद मेहमानों आपका। डॉक्टर अब्दुल बासित, सबसे पहले तो सैलाब की तबाही एक कोई छोटा चैलेंज नहीं है, बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। एक बड़ा नंबर है जो सैलाब मुतासरीन का है। कितनी बड़ी तबाहकारी है जिसका हम सामना कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं हम इसमें? एप्सेप का जो किरदार है, इस हवाले से मैं चाहूंगी कि आप जरूर इस पर रोशनी डालें, हाईलाइट करें इसको। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने चैनल से बात करने का मौका दिया। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि मिशन इसार एक बहुत बड़ा कदम है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने लिया और सुपीरियर फाउंडेशन ने इसमें सबसे पहले इस प्लान को तैयार किया और फ़ौरन इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू की। तो मेरे ख्याल में प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है। बहुत बड़ा कदम है जो उन्होंने लिया। हमारी ये जो नागानी आफत आई है इसके मेरे ख्याल में दो मरहले हैं। एक तो फौरी तौर पर जो मुतासरीन हैं उनकी इमदाद करना, उनको रिलीफ एक्टिविटीज़ उनको प्रोवाइड करना, और सेकेंडली ये होगा कि हमारी लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन को हमें देखना पड़ेगा। जो एप्सेप का फेडरल चैप्टर है उसमें फौरी तौर पर जो हमारी यहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ फेडरल एरिया में हैं उन्होंने मिल के अपने फैकल्टी और स्टाफ की एक दिन की तनख्वाह जो है इसमें कंट्रीब्यूट की है मिशन इसार के फंड में। इसके अलावा बहुत सारे जो गुड्स इन काइंड हैं वो इकट्ठे किए हैं जो भेजे जा रहे हैं। 2 ट्रक ऑलरेडी भेजे जा चुके हैं, मज़ीद सामान भी जा रहा है। इसके अलावा हमारे फैकल्टी और स्टूडेंट्स हैं वो बज़ाते ख़ुद वॉलंटियर्स के तौर पर इन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से इन प्रोग्रामों में हिस्सा ले रहे हैं जो मुतासरा इलाकों में पहुँचे हैं और वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि जिस कदर बड़ा स्केल है जिस पर यह तबाही हुई है, इसकी न सिर्फ ये कि फ़ौरी तौर पर रिलीफ एक्टिविटीज़ जो हमें करनी है और जो हो भी रही हैं, हमें फ्यूचर के हिसाब से न सिर्फ इनकी रिहेबिलिटेशन देखनी है बल्कि हमें ये भी देखना है कि आइंदा आने वाले जो फ्लड्स हैं उनको किस तरह मिटिगेट कर सकते हैं, उनके जो बुरे असरात हैं वो किस तरह कम से कम किए जा सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम है जो एनवायरनमेंट के अंदर तब्दीली आ रही है तो ये ऐसा नहीं है कि ये फ्लड जब भी 10 साल के बाद आया तो आइंदा भी 10 साल बाद आएगा। ये मुमकिन है कि आइंदा 5 या 4 साल में आए, फिर 3 साल में आए। माशाल्लाह गहरी नज़र है, रिसर्च आपकी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। आपने जिक्र किया एनवायरमेंटल चेंजेस का, क्लाइमेट चेंज का, ग्लोबल वार्मिंग का। ये जो आफत आई है हमारे मुल्क में, ये सब कुछ इस वजह से हुआ, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, मौसमियाती तब्दीलियाँ, या फिर व्हाट डू यू से कि पहले से कुछ प्लानिंग नहीं थी, मिसमैनेजमेंट थी, काम नहीं किया गया, इसलिए इतनी तबाही हुई? आई थिंक इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है कि क्लाइमेट चेंज है, बहुत बड़ी तब्दीली, मौसमियाती तब्दीली आ रही है। अभी इस वक्त जो हमारे यहाँ ये सैलाब की तबाहियाँ हुई हैं उसके 2 रीज़न्स हैं। एक तो अनयूजुअली बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं, दूसरा ये है कि जिस तरफ लोगों का अक्सर ध्यान नहीं गया लेकिन इंटरनेशनल एजेंसीज ने इसको पॉइंट आउट किया कि हमारे जो नॉर्थ में ग्लेशियर्स हैं पहाड़ी इलाकों में, गिलगित बल्तिस्तान और उसके दूसरे जो पहाड़ी इलाके हैं, वो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उनका पानी भी इसमें शामिल हुआ है और इसकी वजह से तबाही आई है। दूसरा फैक्टर ये है कि हमने
इसके लिए कोई पहले से प्लानिंग या पेशबंदी नहीं की थी। एक तुम्हारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट इतनी मजबूत नहीं है जैसे कि होना चाहिए। दूसरा, आपको मैं एक मिसाल दूंगा कि जिस तरह बारिशें हमारे यहाँ हुई हैं, तुम्हारा जो इंडिया के साथ नेबरिंग इलाका है, थर डेजर्ट है, इसी तरह उनके यहाँ डेजर्ट है, वहाँ भी इसी तरह शदीद बारिशें हुई। लेकिन आप देखें कि सिर्फ उस इलाके में जो रेगिस्तान का इलाका है, उनका डेजर्ट है, पाकिस्तान के सिंध के साथ मिलता है, वहाँ 741 डैम है और ये बारिशों का पानी उन डैम में भर गया, इस वजह से वहाँ नुकसान नहीं हुआ। हमारे यहाँ 100 से भी कम डैम है जो बलूचिस्तान सिंध के इलाके में है। तो हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग ये होनी चाहिए कि हम छोटे छोटे बहुत से डैम्स बनाएं जिसमें ये पानी जमा हो। तो डॉक्टर अब्दुल बासित, मैं यही से बाद में आगे कंटिन्यू करना चाहूंगी। शकील साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। शकील साहब, डैम्स का तस्करा कर रहे हैं डॉक्टर अब्दुल बासित, लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए। अब तक लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो ना हो सकी जिसका खुमियाजा हम भुगत चुके हैं। बहरहाल एब्सप किस तरह से किरदार अपना अदा कर रहा है सैलाब मुतासरीन के लिए? कौन कौन से बहाली के बड़े इकदाम किए जा रहे हैं या करने आप वाले हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका न्यूज़ चैनल का और आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतने अहम टॉपिक पे प्रोग्राम किया। जैसा कि डॉक्टर अब्दुल बासित साहब ने, जो हमारे फेडरल चैप्टर के प्रेसिडेंट, उन्होंने बड़ी डिटेल में आपको बताया कि इस वक्त क्या सैलाब से हवाले से क्या हो रहा है। देखिए जी, जब से मैं ये समझता हूँ कि ये जून से मानसून बारिशों की वजह से जो सैलाब है वो गुज़िश्ता 10 वर्षों में इतने नहीं आए जो इस मरतबा आए। और PDMA के मुताबिक इस सैलाब से तकरीबन 33 मिलियन लोग मुतासर हुए। पूरे पाकिस्तान में 10 लाख से ज्यादा मकानात तबाह हुए और यही मैं कहूँगा तकरीबन 1100 लोगों से 1100 से ज्यादा लोग हलाक हुए, जिनमें खवातीन और बच्चों की एक बड़ी तादाद है जी। और इनमें खसूसन देखिए पंजाब, KP, सिंध, बलूचिस्तान के वो इलाके जो दरियाई इंडस के साथ हैं वो ज्यादा शदीद मुतासिर हुए। और सिंध बलूचिस्तान में इस मरतबा जो आपने अब जिक्र किया सवाल का, तो उसमें सिंध और बलूचिस्तान में इस मरतबा जो मानसून की बरसात है वो 5 से 6 गुना ज्यादा हुई है। और इसी सैलाब से तकरीबन देखें हमारे 150 से ज्यादा पुल और तकरीबन 3500 किलोमीटर से ज्यादा जो हमारी रोड है वो तबाह हुई है। ये रिलीफ वेब के मुताबिक ये बता रहे हैं। और 7 लाख से ज्यादा जानवर और तकरीबन 20 लाख एकड़ पर हुई फसलें और बागात, क्योंकि बलूचिस्तान में बागात का भी काफी वो है। ये मैं पूरे पाकिस्तान की बता रहा हूँ, बलूचिस्तान का भी है, तो वो उसमें इसमें इफेक्ट हुए हैं। इन्हीं फ्लड में इजाफे की वजह, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि ग्लेशियर, तकरीबन 700 ग्लेशियर ऐसे हैं जो क्लाइमेट वार्मिंग और हीट वेव्स की वजह से। लेकिन शकील साहब, मेरा यहाँ पे ये सवाल है कि ग्लोबल वार्मिंग का जिक्र अचानक रातों रात तो हमने नहीं करना शुरू किया। पूरी दुनिया में इस पर रिसर्च हो रही है, इस पर काम हो रहा है, खासकर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। अब पाकिस्तान में भी क्लाइमेट चेंजेस के हवाले से हम तस्करा कर रहे हैं। ग्लेशियर्स पिघलने की बात ये पिछले गुज़श्ता 4-5 साल से हो रही है। उसके लिए क्या हमने कुछ प्रिपेयर नहीं किया हुआ था? क्या हम इस बात से अनअवेयर थे कि ग्लेशियर्स अपना रास्ता, जब वो पिघलेंगे या इस तरह से सारा सिलसिला होगा तो ये अपना रास्ता बनाएंगे? हमें उसके लिए कुछ काम करना चाहिए, तरक्याती काम होने चाहिए, लोगों को वहां से निकालना चाहिए। ये बड़े दुख की बात है यहाँ पर। डेफिनेटली देखिए जी, हमारा बिल्कुल आप ठीक नहीं, हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है ग्लेशियर्स के हवाले से दुनिया में मेरा ख्याल है कुछ टॉप के चंद लोग ममालिक में है। तो हमारा अलमिया ये है कि हमेशा हमारे पास काम होता है, भागदौड़ भी होती है, लेकिन पहले जो है हम उसके जो बंद नहीं बांधते उन चीजों के लिए, मसाइल के लिए। तो ये भी उसी का शख्साना हुआ जो इस वक्त हो रहा है। अदरवाइज अगर पता हो, आजकल तो इतना देखें जदीद सिस्टम है, आप अगर फोरकास्टिंग देखें कहाँ तक, अब तो महीनों नहीं सालों की पहले से बता दी जाती है। लेकिन ये अलमिया है, हुआ क्या, मुतासिर वही अवाम, पाकिस्तान, आपके सामने हालात हैं, कितने बुरे हालात इस वक्त चल रहे हैं। और मतलब नेशनल इमरजेंसी एक किस्म की डिक्लेयर की और फिर हुकूमत ने और यूएनओ को इंसानी बुनियादों पर बैनुल अक़वामी इमदाद की दरखास्त की गई है। लेकिन साथ साथ एक चीज देखी जाए, देखें पाकिस्तान चले दुनिया में कई चीजों में पीछे होगा, लेकिन ये वाहिद एक मामला है जो चैरिटी और इमदाद, और इसमें मैं समझता हूं कि पाकिस्तान दुनिया के पहले नंबर पे है। वैसे तो उसमें तीसरे नंबर पे आता है, लेकिन जो यहाँ के वसाइल हैं, जो यहाँ की आमदन है, उस हवाले से अब अगर आप देखें तो पाकिस्तान दुनिया में पहले नंबर पर आता है। कौम के हवाले से कौम हमेशा ऐसे मौके पे खड़ी होती है। आप जलजला देखें जो 2005 में आया, 2010 का सैलाब देखें, अब देखें तो इसमें जो एब्सेप है, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज का जो नेटवर्क है, देखिए
यूनिवर्सिटीज, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी होती हैं, आपको पता है इसमें जो बच्चे बच्चियां जो नौजवान होते हैं, इनकी वो एज होती है जो एक बड़ी खूबसूरत उम्र होती है, और ये एज ए वॉलंटियर्स अगर इनको लिया जाए और इनको इस तरीके से इनकी तरबियत साथ इसी तरीके से, ये वो फोर्स है जो मेरा ख्याल है कि जैसे देखिए पाकिस्तान में इस वक्त आपको अमूमन हर जगह नजर आती है, कहीं भी कोई डिजास्टर होता है तो आर्मी पहुंची होती है, आखिर वो भी नौजवान इसी उम्र के होते हैं ना जो आर्मी में होते हैं, जो वो नौजवान जो फील्ड में होते हैं। तो ये आपकी पूरी एक सिविल फोर्स होती है जो यूनिवर्सिटियों में कॉलेजों में होती है। इनकी प्रॉपर मैं ये समझता हूँ कि तमाम देखें, प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज ने एक स्टेप लिया, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। इसी तरह हमारी यूनिवर्सिटी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की वाहिद हिंदुस्तान में प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी है, हम पे जरा ज्यादा वो आया क्योंकि हम अकेले थे, लेकिन ये कि हमें साथ है पूरा एप्सब का और ये पामी का और ये तमाम का, और हम भी अपने उस पर लगे हुए हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारी बाकायदा ट्रेनिंग होनी चाहिए, हमारे बच्चों की बाकायदा हमेशा से हमें इस चीज पे तैयार रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक्स्ट्राऑर्डिनरी हालात के हवाले से कभी भी कोई भी बात आ जाती है, कोई भी ऐसा कोई डिजास्टर आ जाता है, कोई ऐसा मौका आ जाता है, और हम देखें दहशतगर्दी के हवाले से बहुत सारे मामलात में हम टारगेट पे हैं, तो हमारे नौजवानों को, बच्चियों को इसके लिए तैयार होना चाहिए। ठीक है डॉक्टर शकील, आपने बिल्कुल एक अच्छा पैगाम भी दिया कि एक तो इसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए, प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए, और हमें हमारे नौजवानों को इस हवाले से तैयार भी होना चाहिए। डॉक्टर अब्दुल बासित, लास्ट कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगी, इस वक्त आप क्या समझते हैं कि वक्त की जरूरत क्या है सबसे ज्यादा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हवाले से, बहाली के काम के हवाले से, या फिर फाइनेंशियल हेल्प या असिस्टेंस होनी चाहिए इस वक्त सैलाब मुतासरीन के लिए? आपको क्या लगता है? आई थिंक ये दोनों एस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट हैं। फौरी तौर पर तो जो सैलाब मुतासरीन हैं उनको खुराक मुहैया करना, उनको खैमे मुहैया करना, उनकी जो ज़रूरियात हैं पूरी करना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और माशाल्लाह हमारी कौम बहुत अच्छे काबिल तहसीन है कि सब मिलकर इस चैलेंज से निपट रहे हैं। बहुत अच्छी बात यह भी है कि ये जो सैलाब की सूरत हाल है, इस पर जो बैनुल-अक़वामी जो कौमें हैं और यूनाइटेड नेशंस हैं, उन्होंने भरपूर अपना रिएक्शन शो किया है, अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, बहुत सारी इमदाद आ रही है। हमारी जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ईमानदारी के साथ ये जितने फंड्स आ रहे हैं इनको डायरेक्टली मुतासरीन की इमदाद के लिए इस्तेमाल करें, और एट द सेम टाइम हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग है फॉर एग्जांपल, इसके अलावा जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और हमारे जो कौमी इदारे हैं जो एनवायरनमेंट से मुतल्लिक हैं, इन सब को मिल बैठ के एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए कि इस तरह की जो आफात हैं जो अब ये आती रहेंगी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये कोई एक अकलौता वाक़या नहीं हुआ। आपने बात बजा फरमाई कि कुछ जो कुदरती आफात है या जो नेचुरल डिजास्टर है उसको रोका नहीं जा सकता है, लेकिन उसके लिए बर वक्त प्लानिंग की जा सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल बासित, डॉक्टर शकील रोशन आपका कि आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। प्रोग्राम में लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आपके साथ शेयर करेंगे, खासकर सैलाब मुतासरा जो इलाके हैं वहां पर इस वक्त सूरत हाल क्या है, लोग किस हाल में मौजूद है, वहां से एक ब्रीफ अपडेट भी आपको देंगे। ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो नाज़रीन, खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और जानने की कोशिश करेंगे। कस्टम हुकाम ने डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के एक घर पर छापा मारा, और उसके बाद लंदन से मुबैना तौर पर चोरी की जाने वाली और सिंध एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड शुदा बेंटले कार बरामद की गई है। ये इस हवाले से कहा जा रहा है कि गैर मुल्की जासूसों ने कार की मौजूदगी के मकाम का पता लगाया और फिर कस्टम हुकाम को मतला किया, जिन्होंने DHA कराची में वाक़ घर से 2 अफराद को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ FIR भी दर्ज करवा दी। अब सवाल ये है कि ये गाड़ी पाकिस्तान में किस तरह से आई, यहाँ पर ये कैसे पहुंची, और क्या कानून है कि इसको पाकिस्तान में रजिस्टर्ड करवाने का, और कितनी लग्जरी गाड़ियां कौन अफोर्ड कर सकता है, ये सारी बातें हम जानेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका मैं तारुफ आपसे करवाती चलूं। सुनील मंच साहब, सुनील सरफराज मंच साहब, को फाउंडर पाक व्हील्स इज विद अस। सबसे पहले सुनील, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। आपसे ये जानना चाहूंगी कि बेंटले कार का मॉडल कौन सा है, कितनी महंगी एक्सपेंसिव कार है ये? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह।
जी, ये बेंटली मुल्सेन है, बेसिकली 2016 मॉडल की है और इसकी अगर लंदन में अगर आप प्राइस देखें जहाँ से ये आई थी तो तकरीबन लगभग 80,000 पाउंड है, जो कि पाकिस्तानी 1.5 करोड़ रुपए बनता है। बट आपको पता है पाकिस्तान में जो ड्यूटी टैक्सेस हैं वो तकरीबन 400+ % बनते हैं। अगर ये आपको पाकिस्तान में रेगुलर इसको इम्पोर्ट करते तो उस टाइम पे आज से 3 साल पहले आई थी और उस के जो रूल्स के मुताबिक उस टाइम पे अगर आप इस गाड़ी को इम्पोर्ट करते तो 8 से 10 करोड़ रुपए की इम्पोर्ट वैल्यू थी इस गाड़ी की। 8 से 10 करोड़ आपने इसकी वैल्यू बता दी है। तो अमूमन ऑब्वियसली कोई आम शख्स तो ये गाड़ियां अफोर्ड नहीं कर सकता, इतनी ये जो लग्जरीज कार खरीदते हैं। ये तो बेसिकली बहुत नीश मार्केट आप कह सकते हैं उसमें, और खासतौर पे ये जो गाड़ी इन कंसिडरेशन चल रही है और ये न्यूज भी है, तो बहुत अच्छा है कि आप लोगों ने पूछ लिया। मेरे ख्याल से तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें बताने की है लोगों को कि एकदम सनसनीखेज वो फैल जाता है कि जी लंदन से चोरी और पाकिस्तान में आ गई और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जगह आई होती है कि शायद हम लोग शायद कोई चोर नेशन है और हम डाकू हैं और हम लोगों की गाड़ियां चोरी करते हैं, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो मैं बड़ा क्लियर कर दूं कि ये गाड़ी जब पाकिस्तान आई थी तो पाकिस्तान कस्टम में उसकी एंट्री फाइल की गई थी और वो अंडर डिप्लोमेटिक गुड्स आई थी। बल्गेरियन एम्बेसडर जो थे उनको अंडर डिप्लोमेटिक जो उनका कवर है उस पर वो अलाउड थी कि वो एक ड्यूटी फ्री गाड़ी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो रेगुलर प्रोसीजर है, गाड़ी पाकिस्तान में आई, उसकी एंट्री फाइल हुई, कस्टम हुकाम को पेपर दिए गए कि एम्बेसडर की गाड़ी है और उसके तई वो क्लियर हुई। उस वक्त तक वो गाड़ी कहीं चोरी की नहीं थी। तो वो जो एक आपको मीडिया पे नजर आएगा, खासतौर में देर था कि इंटरनेशनल मीडिया और भारतीय मीडिया जो है उसको बड़ा रंग दे रहा है कि जी पाकिस्तानी चोर नेशन ने कर लिया। तो सुनील, स्पेशली जो सोशल मीडिया है वो अक्सर बहुत ज्यादा गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर देते हैं और हमारी आपको कनेक्ट करने की कोशिश और इसकी वजह भी यही थी कि हम एक्चुअली जो पसे मंजर जो स्टोरी है, जो हकायक है, वो हम अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर सके। सो आपने तो काफी हद तक बात ये क्लियर कर दी कि सोशल मीडिया पर जो चोरी की खबरें चल रही हैं वो तो सारी फ्रॉड और झूठी खबरें हैं। सर देखिए, वो होता है ऐसे डॉक्टर साहब कि गाड़ी जब पाकिस्तान आती है किसी भी मुल्क से निकलती है तो उसका एक एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट बनता है। तो अगर वो चोरी की होगी तो एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। फिर जब वो पाकिस्तान आती है, जब क्लियर होने लगती है तो कस्टम वाले सबसे पहले यही चेक करते हैं कि वो जिस ओरिजिन से आई है वहां पे उसके अगेंस्ट कोई रिपोर्ट थेफ्ट रिपोर्टेड तो नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि वो गाड़ी वहां से चोरी होकर कोई ब्लूटूथ पे तो ट्रांसफर होनी नहीं थी। वो एक पोर्ट के ऊपर गाड़ी आई है, उसकी एंट्री फाइल हुई है, तब तक वो गाड़ी स्टोलन नहीं थी। अब मैं आपको बताता हूँ करते क्या है लोग। अब इस केस में अगेन हमें बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा इसलिए करना पड़ेगा बिकॉज ये डिप्लोमेटिक चीजें हैं, इसमें जो बंदा इन्वॉल्व है वो एक डिप्लोमेट था। बट मैं इस बात के अंदर मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं ये बात बड़ा क्लियरली कह सकता हूँ कि इसमें पाकिस्तानी कस्टम की कोई गलती नहीं थी, पाकिस्तानी कस्टम ने कोई नेग्लिजेंस नहीं दिखाई, बल्कि उन्होंने तो अभी भी 3 साल से वो गाड़ी इधर थी। तो 3 साल बाद भी उन्होंने कार्रवाई करके गाड़ी रिकवर की है। प्रोसीजर ये होता है कि लोग करते ही हैं कि गाड़ी फर्ज करें एक्सपोर्ट वहां से करनी थी तो एक्सपोर्ट करके कोई उन्होंने उस टाइम पे कहीं स्टोलन रिपोर्टेड नहीं थी, यहाँ कस्टम में आई, चेक कोई सब कुछ क्लियर हो गया। जब वो गाड़ी क्लियर हो जाती है पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन पे तो फिर वहां पे उन्होंने लंदन में क्लेम किया कि ये गाड़ी चोरी हो गई है और उसके ऊपर इंश्योरेंस क्लेम भी ले लिया। फिर जब इंश्योरेंस क्लेम ले लिया तो वहां पे भी एक कानून है, वो चेक करता है कि भी हमारी गाड़ी है जो हमें इंश्योरेंस ने क्लेम दिया है तो उनका काम तो अपने एसेट को रिकवर करना है। तो वो बाद में चोरी रिपोर्ट करके उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस लेके और फिर हमारी जगह सही कराएगी। इसमें हमारे कस्टम की, हमारे मुल्क की कोई गलती कतई नहीं है। ठीक, अच्छा सुनील, ये तो आपने इस गाड़ी की सारी क्लैरिटी और जो हकायक थे वो तो आपने शेयर कर दिए एंड वेल डन। कस्टम डिपार्टमेंट ऑब्वियसली अपना काम कर रहा है, लेकिन इज इट ट्रू, ऐसा भी तो होता है ना कि जो गैर रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं इलीगली वो भी यहाँ पर पहुंचती हैं, उसके पीछे क्या कोई माफिया काम कर रहा होता है, या उस हवाले से मैं चाहूंगी कि आप जरूर शेयर करें हमारी ऑडियंस के साथ। देखिए, 2 किस्म के जो है मैं कह रहा हूँ, एक है कि नॉन कस्टम गाड़ी, वो फर्क चीज है। एक होता है कि जो कि आपको इम्यूनिटी हासिल है किसी स्कीम के तहत या आपको कोई ना कोई स्पेशल ट्रीटमेंट हासिल है। तो ये जो आपकी डिप्लोमेट्स की कार होती हैं वो नॉन कस्टम में नहीं आती हैं, वो डिप्लोमेट उनको एक फैसिलिटी है, दोनों जिनीवा जो कन्वेंशन है उसके तहत आपने डिफरेंट जो सिग्नेटरी कंट्रीज हैं उनके डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशन विद दोस्त, कोई फर्क कंपनी का एम्बेसडर है, कोई मुल्क का एम्बेसडर है, किसी को 3 साल 5 साल बाद के लिए वो गाड़ी अलाउड होती है और इस तरह है। अब एक होता है नॉन कस्टम गाड़ी जो कि बॉर्डर्स के थ्रू आप कहते हैं स्मगल होके आ जाती है, वो तो टोटली इलीगल है। इस केस में जो इलीगल एक्टिविटी वो ये होती है कि एम्बेसडर है या जो भी डिप्लोमेट है वो अपनी गाड़ी सिर्फ उसके इस्तेमाल के लिए, वो किसी और को नहीं बेच सकता, वो किसी और को चलाने के लिए नहीं दे सकता। तो ये जो अमर है वो गलत है और इस तरह के भी कई और केसेस भी सामने आएंगे। 2019 में इसमें मैं कल आर्टिकल पढ़ रहा था तो एक अंदिया भी दिया था पाकिस्तान कस्टम ने कि हमें पता लगा है कि इस तरह के कई लोग जो है मिस यूज कर रहे हैं और उसको उन्होंने वार्न भी किया था। बट इसमें थोड़ी सेंसिटिविटी ज्यादा होती है
कि आप जो है ऑब्वियसली एक एम्बेसी के नाम पे गाड़ी है और अगर आप किसी को शक की बुनियाद पे भी रोक के चेक करते हैं और आपका शक गलत निकल आता है तो इट्स बायलैटरल जो आपका है ना रिलेशन कंट्री से वो थोड़ा खराब होता है, इसलिए उसके बारे में थोड़ी एहतियात की जाती है। ऑन अदर हैंड जो नॉन कस्टम गाड़ी है उसके ऊपर तो कस्टम बड़ा स्ट्रिक्टली जो है चेकिंग भी करता है। आपने देखा होगा अक्सर ये डिफरेंट जगहों पे नाके भी लगाते हैं, पकड़ते भी हैं गाड़ियां, फिर वो ऑक्शन में भी आती हैं, बट वो दोनों डिफरेंट चीजें। अच्छा सुनील, अब इस गाड़ी के हवाले से जितनी चर्चा हो गई है, खबरों में हो गई है, आपने काफी उसमें क्लियर कर दिया है मामला। अब आगे क्या होगा? ये गाड़ी यहीं पर रखी जाएगी, इसको वापस भिजवाया जाएगा? एज यू सेड बिफोर अर्लियर कि 3 साल से यहाँ पर मौजूद है, तो अब नेक्स्ट इसमें क्या प्रोसीजर होगा? देखिए वही जिस तरह मैं आपको था ना, 2 किस्म की गाड़ी है। अगर तो नॉन कस्टम गाड़ी का पकड़ता है, कस्टम तो उसका मुल्क का असूल ये है कि आपको नुकसान पहुंचे खजाने को, आप उसको ऑक्शन करेंगे और अपने पैसे पूरे करेंगे। इस केस में इट्स नॉट अ रेवेन्यू लॉ स्टोरी एज पर से, ये ज्यादा स्टोरी इस पे है कि इंटरपोल के थ्रू आपको आया कि जी एक गाड़ी चोरी हुई हुई है, लंदन में रिपोर्टेड है, ये इसका चेसिस नंबर है, और आपकी जो एजेंसीज हैं उन्होंने बर वक्त काम करते हुए, एंड आई विल अगेन कमेंट देयर जॉब कि किसी गाड़ी को ऐसे ढूंढ लेना कोई बहुत छोटा काम नहीं है, क्योंकि इंटरपोल ने तो खाली आपको रिपोर्ट किया, ऑन ग्राउंड जो है वो आपकी लोकल फोर्सेस गई हैं जिन्होंने गाड़ी रिकवर की है। आपने तस्वीरें वीडियो देखी होंगी हर तरफ, तो वो उन्होंने रिकवर कर लिया है। अब बाय लॉ मेरे ख्याल से जो एक इंटरनेशनल लॉ है उसके तहत ये गाड़ी वापस लंदन ही जाएगी। ओके। अच्छा सुनील, जैसे बहुत सारी गाड़ियां जाली नंबर प्लेट्स और डॉक्यूमेंट्स के साथ यूजुअली हम देख रहे होते हैं चल रही होती हैं, आप समझते हैं कि एक्साइज और टैक्सेशन डिपार्टमेंट शफाफ तरीके से काम अपना कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस केस में अगर आप देखा जाए, अगर आप एक्साइज पे आज भी उसका नंबर डाल के देखेंगे तो वो जो थे बल्गेरियन एम्बेसडर, उनका नाम उसके अंदर आ रहा है कि ये उनकी गाड़ी है, इसके नाम है, जबकि जो भी डिप्लोमेटिक गुड होती है उसको एक कवर प्लेट इशू की जाती है। और ये तो इसके अलावा भी जितनी अभी हम बात करते हैं नॉन कस्टम गाड़ियां भी सड़कों पर चलती हैं, वो कोई ना कोई मिली भगत के साथ, मैं ये नहीं कह रहा सब लोग बुरे हैं, लेकिन एक्साइज एंड टैक्सेशन के डिपार्टमेंट के अंदर ही कोई ना कोई काली भेड़े हैं जिनके साथ मिलकर वो गाड़ियां रजिस्टर की जाती हैं। इसका सबूत ये आज आप गूगल कर लें कि जितनी कस्टम ऑक्शन में गाड़ियां आती हैं उन सब के ऊपर फेक नंबर प्लेट्स लगी होती हैं। जब आप उन नंबर प्लेट्स को जाके एक्साइज की वेबसाइट पे देखें तो वो किसी ना किसी के नाम पर रजिस्टर होकर उन्हीं गाड़ी का डेटा दे रही होती है, तो मिली भगत तो जरूर की जाती है। और इस केस में भी अगर मैं कहूं तो एक्साइज की नेग्लिजेंस तो जरूर है। अच्छा सुनील, जिस तरह से आपने इस गाड़ी की उससे पहले जो लग्जरी कार्स होती हैं आपने जिक्र किया, टैक्स अमाउंट कितनी होती है, गाड़ियों की मालियत कितनी ज्यादा होती है, तो जब इस तरह की गाड़ियां इतनी जो महंगी होती हैं, एक आम शख्स के लिए अफोर्डेबल नहीं होती हैं, इनका एक प्रॉपर ट्रैकिंग सिस्टम आई एम श्योर होता होगा, आप बताइएगा। अब जो ये बरतानवी खुफिया एजेंसी है, इन्होंने उस ट्रैकिंग सिस्टम के थ्रू इसको ट्रैक किया है या फिर बाकायदा प्रॉपर रैकी की गई है फिर पहुंची है इस गाड़ी तक? देखिए ये तो अगर वो इतना ट्रैकिंग सिस्टम होता है जिस तरह वो मैं बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे और मीडिया पे दिखाया जा रहा है, जी बड़े कोई सोफिस्टिकेटेड ट्रैकर थे, तो वो ट्रैकर 3 साल से सोए, वो ट्रैकर 3 साल से कहाँ थे? 3 साल से तो गाड़ी इधर ही है। तो ये बड़ा लॉन्ग प्रोसीजर होता है, प्लस ये बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता रहा हूँ, ये फैक्ट है, मैं बार बार रिपीट करूंगा कि जब वो गाड़ी पाकिस्तान आई तब वो चोरी की नहीं थी, ना वो चोरी की रिपोर्टेड थी। तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो लोग कह रहे हैं ना कि बड़ा उन्होंने काम किया फॉरेन एजेंसीज ने और गाड़ी पाकिस्तान चोरी क्लियर हो गई, तो सबसे पहले उनको टाइमलाइन देनी चाहिए कि टाइम गाड़ी पाकिस्तान में कब आई थी और लंदन में जब ये रिपोर्ट हुई थी उसकी डेट क्या थी, तो वहीं से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि उसमें कोई ऐसी ट्रैकर ट्रुकर नहीं होती, जीपीएस जरूर होता है गाड़ियों में, एक लंबा प्रोसीजर होगा, 3 साल से गाड़ी इधर है, उन्होंने कभी रिपोर्ट जब की होगी चोरी की, तो फिर इंटरपोल की जनरली लिस्ट शेयर होती रहती है, हमारी जो एजेंसीज हैं उनका इंटरनेशनल एजेंसीज का एक रेगुलर लाइजन होता है, तो उसमें एक गाड़ी नहीं कई गाड़ियों के उन्होंने चेसेस नंबर शेयर किए होंगे, फिर कस्टम वाले जो है उन गाड़ियों की रैकी करते हैं, फिर उसको नॉक डाउन करते हैं कि वो गाड़ी कहाँ पे होगी, उसके लिए बकायदा उन्होंने एक होमवर्क किया होगा कि गाड़ी कहाँ आती है, कहाँ से जाती है। ये महंगी गाड़ियां हाई प्रोफाइल लोगों के पास हैं, आप ऐसे किसी के ऊपर हाथ नहीं डाल सकते, एंड ये आप किसी के घर के अंदर भी नहीं जा सकते, उसके लिए भी वो वारंट लेके गए थे। तो दिस इज अ लॉन्ग टीडियस प्रोसीजर और ये बड़े आराम से बड़ी एहतियात से किया गया होगा। अच्छा सुनील, जो बहुत सारी लग्जरी कार्स या वैसे गाड़ियां अब तो काफी रिस्ट्रिक्शंस भी हम देखने को मिल रहे हैं, सामने आ रही हैं, जो गिफ्ट की मद में यहाँ पर पहुंचती हैं, उस पर जो टैक्स आयद होता है उसकी एक डिटेल्स मैं चाहूंगी कि वो भी आप हमारे साथ शेयर करें, वो भी होता है? जी, पाकिस्तान में मैं आपको बताता हूँ, यूज गाड़ी सिर्फ 3 स्कीमों पे आती है, बैगेज, गिफ्ट स्कीम या ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस। गिफ्ट के नाम की वजह से लोगों को शायद ये लगता है कि उस पर ड्यूटी नहीं है और बैगेज में भी नहीं है। ये 3 स्कीम है जिसके तहत गाड़ी यूज आ सकती थी। मैं और आप रेगुलर पाकिस्तानी गाड़ी नहीं मंगा सकते, ये एक्सपर्ट्स के लिए सहूलियात है। तो उसका नाम गिफ्ट जरूर है, लेकिन गिफ्ट स्कीम पे भी जो गाड़ी आती है उसमें सीसी वाइज उन्होंने ड्यूटी लगाई हुई है, जो कि मैंने आपको बताया था कि अगर परसेंटेज वाइज आप करेंगे तो जो गाड़ी की वैल्यू एसएस होगी उसके ऊपर जो लार्जर ब्रैकेट है उसमें 373% तक वैल्यू पे ड्यूटी भी जाती है। That's great, thank you so much सुनील। आपने मेरे प्रोग्राम में जी लास्ट आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए प्लीज।
इसकी अगर आप FIR रिपोर्ट देखें तो FIR जो कस्टम ने दी है उसमें उन्होंने एग्जैक्ट वैल्यूएशन दी भी है और उसमें वो उन्होंने बताया कि अगर इस गाड़ी पे ड्यूटी दी जाती तो 30 करोड़ और 74 लाख रुपए ड्यूटी बनती। अगर ये डिप्लोमेटिक गुड ना होती, आम आइटम के तौर पे आती, तो इतनी ड्यूटी थी इसकी। That's huge. Thank you so much सुनील, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। Stay with us. पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान। वेलकम बैक। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी हाँ, कल ऐसे ही कुछ नारे फिजा में गूंज रहे थे और इसकी रीजन वी ऑल नो, पाकिस्तान की शानदार फतह। पाकिस्तान ने एक असाब शिकन और निहायत दिलचस्प मुकाबले के बाद भारत को 5 विकेटों से शिकस्त दी और अपनी हार का बदला ले लिया। मोहम्मद नवाज, आसिफ अली ने खेल का पासा ही पलट डाला। जब एक टाइम आया जब बाबर आजम आउट हुए, सो आई थॉट कि अब क्या होगा, दिल की धड़कनें तेज हो गई, बढ़ गई। लेकिन गुज़श्ता इतवार भारत से शिकस्त के बाद कल की जीत ने पाकिस्तान के हौसले बुलंद कर दिए और आखिरकार भारत को धूल चटाने में कामयाब हो गए। शुक्रिया मोहम्मद नवाज, शुक्रिया मोहम्मद आसिफ और शुक्रिया मोहम्मद रिजवान और हमारी पूरी कौमी टीम आपका कि आपने इतनी ज़बरदस्त शानदार विक्ट्री हासिल की और मोहम्मद नवाज इस शानदार कारकर्दगी पर मैन ऑफ द मैच करार पाए। इसी हवाले से तज्जिया लेंगे, बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं इन प्रोग्राम मिर्जा इकबाल बेग साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट। बेग साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। तो कल की जीत, पाकिस्तान जीत गया, कैसे देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान ने कल एक्स्ट्राऑर्डिनरीली परफॉर्म किया और जिस तरह से 182 रन के टारगेट के ताक़ुब में 63 रन पर पाकिस्तान की 2 विकेटें गिर गई थी, उस वक्त बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी। बाबर आजम और फखर जमान आउट हुए, लेकिन फिर उसके बाद मोहम्मद रिजवान जो कंसिस्टेंटली रन स्कोर कर रहे हैं, उन्होंने जो इनिंग्स खेली 71 रन की, और फिर चौथे नंबर पर मोहम्मद नवाज को भेजने का फैसला भी पाकिस्तान के हक में दुरुस्त साबित हुआ। नवाज ने जिस तरह की बैटिंग की, 20 गेंदों पर 42 रन बनाए, बिल्कुल आउट क्लास करके रख दिया उन्होंने भारतीय बॉलर्स को। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की ये फतह बड़ी जबरदस्त फतह थी। हम लेकिन अगर फतह की जीत की खुशी में हमें अपनी गलतियों को सुधारने की जरूरत है। जिस तरीके से हमने मिडिल ऑर्डर में पिछले मैच में भारत के खिलाफ इफ्तिखार को आजमाया, यहाँ पर हमने उसको मोहम्मद नवाज को भेजा, तो समझ में नहीं आ रहा कि आप मिडिल ऑर्डर कैसे सेट कर पाएंगे। नवाज के कल तो जबरदस्त तरीके से छक्के भी लग गए, उन्होंने बैटिंग भी बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी की, लेकिन मुस्तकबिल के लिए अब हमें वर्ल्ड कप खेलना है ऑस्ट्रेलिया में, T20 वर्ल्ड कप। उसके लिए हमें यकीनन एक वाज़ेह हिकमत अमली बनानी होगी। इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है 7 T20 मैचेस खेलने के लिए। उन मैचेस में अगर हम अपनी स्ट्रैटेजी को जरा सही तरीके से डेवलप करें तो मैं समझता हूँ ये टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। बेग साहब, बाबर आजम कल हमने देखा ओपनिंग स्टैंड में थे, हालांकि इस स्ट्रैटेजी पर काफी एतराज़ात उठाए गए थे। आप क्या समझते हैं, ये अमल या ये जो कल एक प्रैक्टिस हमने देखी, ये दुरुस्त थी, ये ठीक था, ठीक डिसीजन था? देखिए, बाबर आजम के हवाले से नबिया बातें हो रही हैं कि बाबर आजम को इनिंग्स ओपन नहीं करनी चाहिए, 1 डाउन पोजीशन पर उनको बैटिंग करनी चाहिए। और इस एशिया कप में बाबर आजम अब तक इतने कामयाब नहीं रहे। भारत के खिलाफ 10 रन, हांगकांग के खिलाफ 9 रन और कल भारत के खिलाफ 14 रन, तो गोया उन्होंने सिर्फ 33 रन बनाए 3 इनिंग्स में। लेकिन एक बड़े खिलाड़ी हैं, जिस तरह विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म था और उसने अपनी फॉर्म रीगेन की, तो तवक्को है कि आइंदा मैचेस में बाबर भी फॉर्म रीगेन करेंगे। अब ये बहस चल निकली है कि क्या बाबर को इनिंग्स ओपन करनी चाहिए, क्योंकि वो 1 डाउन पोजीशन के लिए भी लोग कहते हैं आइडियल है। उन पे प्रेशर बहुत होता है, कल भी उन पे प्रेशर था कि जिसकी वजह से वो आउट हो गए। तो मैं समझता हूँ इस हवाले से टीम मैनेजमेंट को सोचना होगा कि उन्हें कहाँ खिलाना है। अब बेग साहब, कौमी टीम ने कल पहले हमने देखा टॉस जीता, फिर फील्डिंग का फैसला किया गया, लेकिन जितने भी पेस बॉलर शुरुआत में थे सब नाकाम नजर आए। इसकी क्या वजह आप समझते हैं? देखिए, भारतीयों का माइंडसेट कल वो ये तय करके आए थे कि जो 6 ओवर्स का पावर प्ले है उसमें हमें जारहाना अंदाज इख्तियार करना है, और यही हुआ। 6 ओवर्स में भारत ने 62 रन बनाए और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम 200 से ज्यादा रन स्कोर करने में कामयाब होगी। दरअसल दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की ये रवायत रही है कि हदफ का ताक़ुब करने वाली टीमें फतह से हमकिनार हुई। अगर परसेंटेज आप उठा के देखें तो 60% से ज्यादा टीमों ने जिन्होंने चेस किया है टारगेट को, कामयाब हुई। तो पाकिस्तान की एक हिकमत अमली थी कि टारगेट को चेस किया जाए, क्योंकि फिर
जब दूसरी टीम बॉलिंग करती है तो ओस का फैक्टर भी आ जाता है, गेंद गीली हो जाती है जिसको ग्रिप करने में बॉलर्स को मुश्किल होती है। तो यही पाकिस्तान का फैसला था, लेकिन भारत ने अटैक तो किया, लेकिन मिडिल ओवर्स में जिस तरीके से नवाज ने बॉलिंग की, शादाब खान ने बॉलिंग की, पाकिस्तान ने उनको पकड़ लिया, वरना लग यही रहा था कि 200 से ज्यादा रन बनेंगे। अच्छा, जैसे कि अभी आपने वर्ल्ड कप की बात की, T20 वर्ल्ड कप अभी आ रहे हैं, उसके लिए भी प्रेप्स होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी हमें अपनी चेंज करनी चाहिए। मोहम्मद नवाज ने बहुत अच्छी बैटिंग का मुजाहिरा किया, मैन ऑफ द मैच रहे, लेकिन जो अब आइंदा आने वाले मैचेस हैं या जो वर्ल्ड कप अभी आ रहा है T20, आप समझते हैं कि नवाज को 2 डाउन ही खिलाया जाएगा या इसी प्रेशर में रखा जाएगा? देखिए, नवाज को तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उन्होंने भेजा, क्योंकि भारत के 2 लेग स्पिनर्स खेल रहे थे, बिश्नोई और युजवेंद्र चहल, तो उन्होंने सोचा कि लेग स्पिनर के लिए लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जो है वो ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकता है, इसलिए नवाज को ऊपर भेजा गया। और बाबर आजम ने भी यही कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने ये स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि लेग स्पिनर्स को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि बिश्नोई ने बाबर आजम की विकेट हासिल कर ली थी। तो मेरे ख्याल में आइंदा आने वाले मैचेस में इन्हें ये फैसला करना होगा, चीफ सेलेक्टर को, टीम मैनेजमेंट को, कि किस खिलाड़ी का क्या रोल है। चले, कल तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नवाज को भेज दिया गया, क्या आइंदा आने वाले जो इंग्लैंड की सीरीज है या वर्ल्ड कप में नवाज जो है वो ऊपर बैटिंग करेंगे या नहीं करेंगे, ये फैसला टीम मैनेजमेंट ने करना है। अब बेग साहब, आगे जो आने वाले मैचेस हैं, कौन सी टीम पाकिस्तान टीम को टफ टाइम दे सकती है और स्ट्रैटेजी उसके अकॉर्डिंगली क्या होनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान का टफ मैच अफगानिस्तान से, पहले ये मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में था, अब ये जुमे को शारजा क्रिकेट स्टेडियम शिफ्ट कर दिया गया है। वहाँ अफगानी सपोर्टर्स की बड़ी तादाद आती है, पाकिस्तानी सपोर्टर्स भी होंगे, तो पाकिस्तान का मेरे ख्याल में वो टफ मैच होगा, क्योंकि आपको याद होगा पिछला जो साल था T20 वर्ल्ड कप, अफगानिस्तान की टीम तकरीबन जीत गई थी अगर आसिफ अली छक्के ना लगाते। तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान टफ टाइम देगी। श्रीलंका भी एक अंडरडॉग की हैसियत से ऊपर आ रहा है और पाकिस्तान के अब दोनों मैचेस टफ हैं। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि पाकिस्तान के 2 पॉइंट्स हैं, श्रीलंका के 2 पॉइंट्स हैं। भारत अगर अपने दोनों मैचेस जीत लेता है उसके 4 पॉइंट्स हैं। पाकिस्तान अगर अपने दोनों मैचेस जीत लेता है तो 6 पॉइंट्स हो जाएंगे, और अगर खुदा न खास्ता कोई हारता है तो फिर 4-4 पॉइंट्स अगर टीमों के हुए तो उस सूरत में नेट रन रेट पर फैसला होगा कि कौन सी टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करती, क्योंकि यहाँ सेमीफाइनल नहीं है। चारों टीमों में से जो 2 टॉप की टीमें होंगी दे विल प्ले द फाइनल ऑन 11th of September। बिग साहब, वैसे जब भारत और पाकिस्तान के मैच की बात करें तो वी ऑल नो कि ये एक असाब शिकन मैच होता है, प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है, दोनों टीम्स पर बहुत प्रेशर होता है। तो अब आगे आने वाले टाइम में आप पाकिस्तान को देख रहे हैं, फाइनल में देख रहे हैं, क्योंकि जो टफ था वो तो पाकिस्तान इंडिया का मैच, नो डाउट कि जो अफगानिस्तान श्रीलंका है उनको भी टीम्स को इजी नहीं लेना है, अफगानिस्तान भी समटाइम बहुत टफ टाइम दे देती है, लेकिन पाकिस्तान की पोजीशन आप आने वाले मैचेस में किस तरह से देख रहे हैं? पाकिस्तान फाइनल में दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, पाकिस्तान कल भारत के खिलाफ मैच जीतकर पाकिस्तान के बड़े जो मोरल अप हुआ है, और पाकिस्तान मुझे लग रहा है कि एक आध मैच और जीतेगा, इंशाल्लाह फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। और मुझे ये लग रहा है कि 11 सितंबर को जो फाइनल होने वाला है वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया होगा, क्योंकि इंडियन टीम भी इतनी कमजोर नहीं है। इंडियन टीम ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है कल, तो देखें दोनों मैचेस पाकिस्तान और इंडिया के, जो पहला मैच था उसमें भी आखिरी ओवर तक गया और हार्दिक पांड्या ने वो मैच जितवाया। ये मैच भी कल का जो था वो आखिरी ओवर तक गया। तो दोनों टीमें बड़ी टफ है। तवक्को यही है कि दोनों टीमें जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करें, लेकिन आप रूल आउट नहीं कर सकते अफगानिस्तान या श्रीलंका को कि वो कोई भी अपसेट कर सकती है। सारा फैसला मैं समझता हूँ नबिया नेट रन रेट पर होगा अगर पॉइंट्स बराबर होते हैं, बट आई एक्सपेक्ट पाकिस्तान एंड इंडिया विल प्ले द फाइनल। Oh, that would be more interesting, बेग साहब। अच्छा, वर्ल्ड कप की हम बात कर लेते हैं। T20 ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहा है और लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया इज द विनिंग टीम। तो किस तरह से आप देखते हैं पिच कंडीशंस के हवाले से डिफरेंट होंगी? ऑस्ट्रेलिया के अगर ग्राउंड्स का भी तस्करा किया जाए, उनके ग्राउंड्स भी दे आर ह्यूज, तो कैसे फर्क आप देखते हैं या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसके हवाले से? देखिए, ऑस्ट्रेलिया वही जगह है जहाँ 25 मार्च 1992 को पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था। इमरान खान की कप्तानी में जावेद मियांदाद की एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी, लेकिन फिर उसके बाद जो 2015 का वर्ल्ड कप हुआ उसमें पाकिस्तानी टीम अच्छा नहीं परफॉर्म कर सकी। ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस यहाँ दुबई के मुकाबले में डिफरेंट होंगी, बाउंसी विकेट्स होंगी, ग्राउंड्स बड़े हैं, डिफरेंट चीज़ें होंगी। तो अब पाकिस्तान को उस लिहाज से अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है कि एक वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तानी टीम को भेजा जाए और न्यूजीलैंड में एक
ट्रायंगुलर T20 सीरीज खेली जाए जिसमें न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें हिस्सा लेंगी, और फिर उसके बाद वहीं से पाकिस्तानी टीम जो है ऑस्ट्रेलिया जाए। तो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस टफ होंगी, बाउंसी विकेट्स होंगी, हमारे बैट्समैनों का इम्तिहान होगा। हमारी बॉलिंग तो बड़ी अच्छी है ऑस्ट्रेलियन विकेट्स और कंडीशंस को देखते हुए, बट इट विल ऑल डिपेंड्स ऑन अवर बैट्समैन कि हमारे बैट्समैन कैसा परफॉर्म करते हैं। वहां की विकेट्स पर उमूमन बाउंसी विकेट्स हैं, हार्ड विकेट्स हैं, वहां गेंद ऊपर आता है तो बैट्समैन। बेग साहब, हमारे जो प्लेयर्स नहीं हैं, अनवेल हैं, जिनकी फिटनेस के हवाले पे अभी एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, आप उनको देखते हैं? शाहीन शाह अफरीदी, आपको लगता है वो तब तक फिट हो जाएंगे, परफॉर्म कर पाएंगे? शान मसूद के हवाले से बहुत जिक्र होता है, तो आप क्या देख रहे हैं? देखिए, शाहीन शाह अफरीदी के साथ तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ज्यादती की कि अगर वो अनफिट हो गए थे, जुलाई में वो अनफिट हुए, तो उनका तो इलाज कराना चाहिए था। अब सितंबर आ गया और वो अगस्त में उनको आप ले गए नेदरलैंड से, वहां टीम के साथ रहे, फिर वहां से ले आए आप दुबई। जब शोर मचा के जी अब शाहीन शाह अफरीदी को रिहैब कराना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान का नंबर 1 बॉलर है, तब बोर्ड को ख्याल आया, तब उनको इंग्लैंड भेज रहे हैं। और शान मसूद को मेरे ख्याल में पाकिस्तानी टीम में होना चाहिए। पता नहीं कौन सी ताकत है जो उन्हें पाकिस्तानी टीम में आने से रोक रही है। वो डोमेस्टिक में भी रन्स कर रहे हैं, वहाँ इंग्लैंड में भी रन स्कोर करके आए। मैं समझता हूँ कि उनके साथ सरासर ज्यादती है शान मसूद के, उन्हें पाकिस्तानी टीम में होना चाहिए। दौरा ऑस्ट्रेलिया में आप लगता है कि उनकी उनकी मौजूदगी को यकीनी बनाया जाएगा, क्योंकि इतनी चर्चा हो रही है शान की? बिल्कुल, शान मसूद के साथ सरासर ज्यादती कर रही है। दूसरे फवाद आलम बनते जा रहे हैं। फवाद आलम को भी इन्होंने कितने साल तक दूर रखा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से, लेकिन जब फवाद आलम वापस आए तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया। शान मसूद इन फॉर्म है और दरअसल लोगों को खतरा है कि कहीं शान मसूद कप्तान ना बन जाए, कि अगर वो टीम में आया, वो टीम में अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट की सियासत कुछ इस तरह से है कि जो भी कप्तानी का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होता है उसको टीम से ही बाहर कर देते हैं। असद शफीक और इमाद वसीम की मिसाल हमारे सामने। तो शान मसूद अब आते हैं टीम में, उनका आना बहुत जरूरी है। वो जो बैट्समैन है जो खेल रहे हैं उनमें वो सबसे बेहतरीन बैट्समैन है बाबर आजम और रिजवान के बाद। आई थिंक ही शुड बी सिलेक्टेड इन द टीम। ठीक, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। मिर्जा इकबाल बेग साहब और क्रिकेट स्पोर्ट्स के हवाले से बात कर रहे थे। आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो लेट्स सी हमारे जो प्लेयर्स अनफिट हैं उनके लिए भी दुआएं, और पाकिस्तान की स्ट्रेटजी वीकनेस के हवाले से, तब्दीलियों के हवाले से आप बात कर रहे थे। अभी वक्त हुआ है प्रोग्राम में हेडलाइन ब्रेक का, इसके बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहती हूँ। और सैलाबी सूरत हाल जिस तरह से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, वीडियोस कितनी सारी दिल खराश वीडियोस, दिल खराश वाक़यात वहाँ पे रूनुमा हो रहे हैं। ऐसे में हमारे न्यूज़ की जो टीम है वो सैलाब ज़दा इलाकों में पहुँचे हैं, हमारे रिपोर्टर्स, हमारे एंकर्स, हमारे सहाफ़ी, और वहाँ से जाकर उन्होंने लाइव अपडेट्स शेयर की। वहाँ के जो मनाजिर है, वहाँ जो उन्होंने देखा, आज हमारी भी कोशिश होगी कि हम आपको बता सकेंगे कि वहाँ पे एक्चुअल इस वक्त जो सिचुएशन है, जो सैलाब मुतासरीन है वो किन हालात में अपनी ज़िंदगी बसर कर रही हैं और उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या है। मियाँ इमरान अरशद, सहाफ़ी, नियो टेलीविज़न का नाम, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इमरान, हमने आपसे वक्तन फ़वक्तन अपडेट्स भी ली, आपको हमने कनेक्ट भी किया, आपसे बात भी होती रही। जब आप वहाँ पर गए हैं तो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी वहाँ की, उन इलाकों की, सैलाब मुतासरीन की क्या है? नबिया, जिस वक्त हम पहुंचे थे ना, पहले तो एक चीज हम क्लियर कर लेते हैं कि सैलाब आज नहीं आया, एक हफ्ता पहले या 2 हफ्ते पहले भी नहीं आया। 14 अगस्त को जनूबी पंजाब मुकम्मल तौर पर डूब चुका हुआ था। जनूबी पंजाब में वाहिद एक इदारा काम कर रहा था जिसका नाम है रेस्क्यू 1122। रेस्क्यू 1122 का रिस्पांस डे 1 से बहुत अच्छा था। दूसरा कोई इदारा वहां मौजूद नहीं था। कोई क्लेम करता है, कोई बात करता है, झूठ बोलता है। मीडिया वालों की भी, मीडिया पर भी खबर, तमाम स्क्रीन्स जो हैं वो सियासत में बिजी थी। हमने कौम को बताया ही नहीं कि हम डूब गए हैं। हमारा जनूबी पंजाब जो राजनपुर, रोजान, मजारी, फाजिलपुर, उसके अलावा कौनसा, ये डूब चुका हुआ है, हमने बताया ही नहीं।
वेलकम बैक। एज यू नो कि पीएम शहबाज शरीफ की भी स्पीच आ गई थी जिसकी वजह से लाइव कट करना पड़ा था। बैक टू द टॉपिक, सैलाब मुतासरीन की बात कर रहे थे हम ब्रेक से पहले, स्पीच से पहले। सो मैं एक आपको वीडियो क्लिप ज़रूर दिखाना चाहूँगी। इससे पहले न्यूज़ की और जो हमारे सहाफ़ी जो कि इन फील्ड गए हैं उनकी जो एफर्ट है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। मियां इमरान अरशद साहब हमारे साथ इन स्टूडियोज़ हैं, पहले मैं उनसे बात भी करी थी, लेकिन जो एक इन्होंने एफर्ट की है सैलाब मुतासरीन के जो बच्चे हैं उनके चेहरों पर मुस्कुराहट लाने के लिए, मेरे ख्याल से मच अप्रिसिएशन फॉर यू। जरा बिल्कुल आमीर, अब वीडियो क्लिप जरा शेयर कीजिएगा, फिर गुफ्तगू को भी जरा आगे बढ़ाते हैं। 1 3 खींचो पीछे जाओ, रेहान साइड पे, साइड पे चले। हाँ गो। चिड़ी उड़ी बस्ता उड़ा नहीं करो करो करो। क्या बाबा रहमतुल्लाह, चलो ठीक है, तू भी कितना सी आ जा भाई, तू भी उठाया जी। क्या बाबा रहमतुल्लाह, चलो चलो शाबाश शाबाश। आओ जी दोबारा। चिड़ी उड़ी, काउडा, चील उड़ी, मज उड़ी, हिंदी उड़ी, चलो शाबाश। वेरी वेरी वेल डन, काबिल तहसीन है आपने इमरान, जो इन बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी। कहाँ से ये ख्याल आया और कैसा लगा? अच्छा, असल में ना नबीहा, मैं और साकिब साहब अपनी टीम के साथ हम लोग वहां पर थे। हमने तकरीबन एक हफ्ता वहां गुजारा। पहले 2 दिन तो हम जो चीज देखते रहे तो वो ये थी कि हम मसाइल बहुत ज्यादा हैं। 2 दिन बाद जब हम रात को बैठे हुए थे तो वी वर डिस्कसिंग द थिंग्स विद ईच अदर, तो हम इस पॉइंट पर पहुंचे कि यहाँ पर सबसे वर्स्टली हिट जो तबका है वो बेसिकली बच्चे हैं। हर कोई बता रहा है जनाब के फलां हो गया फलां हो गया, बच्चों का कोई बात नहीं कर रहा। दे हैव नथिंग टू ईट, उनके पास उनकी चॉइस के हिसाब से कपड़े नहीं है, नंगे बदन से फिर रहे हैं, जूते नहीं है, शदीद गर्मी में नंगे पांवों के साथ फिर रहे हैं। तो हमने उनके लिए कुछ करने का आइडिया बनाया। तो लोगों ने जो इमानतें पहुंचाई हुई थी वो हमने पहुंचानी तो वैसे भी उन तक थी। तो हमने आपस में डिस्कस किया कि क्यों ना हम इनमें उस जहद को जगाने की कोशिश करें कि मुश्किल वक्त में भी जीतना है। Yes. और जीत कर कमाना है, मांग कर गुजारा नहीं करना। वहां पर एक बहुत बड़ा इल्जाम हम जैसे लोग भी लगाते हैं कि वहां मर्द काम नहीं करता, ख्वातीन ने काम करना है। तो हमारी एक जहद थी, एक स्ट्रगल थी कि बच्चों को यह रियलाइज करवाया जाए कि मुश्किल वक्त में जीत कर कमाने और अपने पास एक इनाम के तौर पर चीज लाने का मजा क्या होता है। और अगले दिन हम वहां से जब दोबारा गुजरे तो उनकी माओ ने हमें ये बताया, मेरे लिए ये बड़ी ब्लेसिंग थी कि मर्दों से ज्यादा ख्वातीन हमारे साथ कनेक्ट हो रही थी। क्यों? कि उनको इस चीज की समझ आ रही थी कि हमारे मर्द को काम करना चाहिए। और उन्होंने हमें बताया कि जी जो कल बच्चों ने इनाम जीता था, उन्होंने ये नहीं कहा आप पैसे देके गए थे, उन्होंने कहा जो इनाम कल हमारे बच्चों ने जीता था आज उससे जाकर वो खाना नहीं लाए, वो अपने कपड़े और जूते लाए। अच्छा, जहां पर हमने बच्चों के चेहरों पर मुस्कुरा वेलकम बैक इन नियो पाकिस्तान। और हफ्ते की शुरुआत करेंगे कुछ मीठा बना के, क्यों हम आप, ताकि पूरा हफ्ता हमारा जो है वो मीठा मीठा रहे। बिल्कुल। और मीठा, मुझे ऐसे लगता है कि जब आप मीठा खाते हैं ना दिल वैसे ही खुश हो जाता है। और वो मीठा जो रूह अफ़ज़ा के साथ बने तो वो तो बहुत ही मज़े का हो जाएगा। तो टाइम चूंकि शॉर्ट है तो रूह अफ़ज़ा के साथ आज मैं बना रही हैं रूह अफ़ज़ा ट्राइफल, फ्रूट ट्राइफल। तो इसमें फ्रूट कस्टर्ड कह सकते हैं, फ्रूट ट्राइफल कह सकते हैं। कस्टर्ड जो आपने बनाना है वो कॉर्नफ्लोर के साथ बनाना है जी। और करना ये 1 लीटर दूध ले लेना है, उसके अंदर 4 चम्मच के करीब जो है आपने कॉर्नफ्लोर वो मिक्स करके 1 कप दूध उसमें से निकाल लीजिए, उसके अंदर मिक्स कर लें अच्छे से। और गर्म दूध के अंदर आपने चीनी 4 से 5 चम्मच या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल के डिजोल्व कर लेनी है। उसके बाद उसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर लेना है। जब कस्टर्ड आपका थिक हो जाएगा उसको आपने निकाल लेना है। निकालने के बाद उसको अच्छे से बीट कर लेना है। इसके साथ हम ऐड करेंगे थोड़ा सा आधा कप के करीब कंडेंस मिल्क, इसको भी मिक्स कर लेंगे इसके साथ। और इसके साथ हम अपना जो है रूह अफ़ज़ा जो 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है वो ऐड करेंगे। ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। मैं 2 से 3 चम्मच ऐड कर रही हूँ।
इसके बाद इसको अच्छे से कर लेंगे हम बीट। तो बड़ा ही मज़े का जो है ना ये गुलाबी सा रंग इसका बन जाएगा, लेकिन मैंने इसको बहुत ज़्यादा नहीं करना, ज़रा मार्बल उसका टेक्सचर रखना है। उसके बाद हमने लेने हैं जी फ्रूट्स। हमारे पास फ्रूट्स में मैंगो भी है, सेब भी है, अंगूर है, बनानाज हैं, सब कुछ है आजकल सीज़न में। तो सबसे पहले थोड़ी सी लेयरिंग हम करेंगे किसी भी डिश के अंदर फ्रूट्स की। और थोड़ा सा नबिया मैं बाउल के साइड पे करके इसलिए कर रही हूँ ताकि साइड से नज़र भी आए। और ये ले जी, पहले सबसे लेयरिंग हमने थोड़ी से फ्रूट्स की कर ली, जिसके अंदर मेरे पास कटे हुए आम थे, सेब थे, अंगूर भी आ चुके हैं सीजन में। मिक्स करके कर लीजिए आप। अच्छा, क्रीम में भी ऐड कर सकते हैं? क्रीम में भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, साथ में ये बनाना आ गए। हम चाहे तो केक की भी एक लेयर लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ फ्रूट जो है कस्टर्ड बना रहे हैं। रूह अफ़ज़ा फ्रूट कस्टर्ड है ये। अच्छा जी, अब इसके बाद हमने क्या ऐड करना है? क्रीम कौन सी यूज की है? मैंने कंडेंस मिल्क यूज। अच्छा, कंडेंस मिल्क यूज की, बिल्कुल ठीक है। अब इसके सेंटर में हम पोर कर देंगे। क्रीम भी यूज की जा सकती है। आप विप करेंगे तो वो थोड़ा हैवी हो जाएगी, लेकिन कर सकते हैं, उसका भी टेस्ट बहुत प्यारा आता है। जितने हमारे यहाँ नॉर्मली बैंक्वेट्स वगैरह में बनते हैं कस्टर्ड ट्राइफल्स, उसके अंदर विप क्रीम इस्तेमाल करते हैं। उससे वेट तो उसका डिश का इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन उसका फैलाव थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ये ले जी, हमने अब इसके ऊपर पोर कर दिया ये कस्टर्ड, और साथ में हमने जो बाकी हमारा बचा हुआ फ्रूट है वो भी ऐड कर देना गार्निश के लिए। आप अपनी मर्जी से टिन फ्रूट ऐड करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं ऐड, लेकिन मैंने नेचुरल फ्रूट्स के साथ जो है आज घर का मीठा आज हो जाए जरा। बिल्कुल। चले हुमा, मैं तो आपको व्हाट्सएप करने वाली हूँ शाम को फोटो। ये ले जी, हमारा रूह अफ़ज़ा फ्रूट कस्टर्ड रेडी है। तो क्विक सी रेसिपी थी, मैंने कहा आज मंडे है, थोड़ा मंडे को काम करना भी मुश्किल लग रहा होता है, तो अच्छा हुमा, आपने कंडेंस मिल्क में रूह अफ़ज़ा ऐड किया, इस साथ आपने क्रीम ऐड नहीं की है? क्रीम ऐड नहीं की, मैंने कंडेंस मिल्क ऐड किया है। जो कस्टर्ड बनाया था उसके अंदर सिर्फ कॉर्नफ्लोर था, चीनी थी दूध के साथ, उसको थोड़ा ठंडा कर लेना, उसके अंदर कंडेंस मिल्क और इसको अच्छे से चिल कर रूह अफ़ज़ा और फिर फ्रूट्स के साथ उसकी लेनी। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच हुमा, आपने मीठी मीठी सी रूह अफ़ज़ा की रेसिपी हमारे साथ शेयर की है। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात और आपसे भी मुलाकात। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में हमें याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान।